Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 16th of April 2023. तो गाइज आज है तारीख 16 अप्रैल 2023 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सूडान को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक बिल है जो कि संविधान के अंदर में कुछ बदलाव कर रहा है, संशोधन कर रहा है, अमेंडमेंट कर रहा है। तो क्या उस बिल के लिए हमें प्रेसिडेंट की पहले रिकमेंडेशन लेने की आवश्यकता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और हर एसेंट। यानी कि मान लो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है जो कि संशोधन कर रहा है, अब उसको प्रेसिडेंट के पास में प्रेजेंट किया गया, यानी प्रेसिडेंट के पास में उस बिल को भेजा गया, तो वो प्रेसिडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो यहाँ पर उस बिल को अपना जो अप्रूवल है, अपना जो एसेंट है वो दें। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा बाय अ स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही थ्रू निकलना होगा, दोनों ही के थ्रू पास होना होगा एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ में, और यहाँ पे कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं देखने को मिलेगा। तो तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपने बताना है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले समय में, मैं आपको बता भी चुका हूँ। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पेज नंबर 9 पर एक छोटा सा आर्टिकल पब्लिश हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फॉर्म्ड इन सेम सेक्स मैरिज केस। यानी कि देखो, सेम सेक्स मैरिज का जो ये पूरा मामला है लंबे समय से चल रहा है और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने हाथ में ले लिया था। हमने अभी थोड़े दिनों पहले ये डिस्कस किया था कि जितनी भी पिटीशंस अलग अलग कोर्ट्स के अंदर में डाली गई हैं सेम सेक्स मैरिज को लेकर, तो वो सारी की सारी पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट ने अपनी साइड में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मैं अब यहाँ पर इस केस को देखूंगा। अच्छा, केस क्या है, देखो मांग ये की जा रही है कि जो सेम सेक्स मैरिज है ना, इसको क्या करना चाहिए, एक इसको मान्यता दे देनी चाहिए इंडिया के अंदर में। ठीक है, जो समलैंगिक विवाह है इसको कानूनी मान्यता देनी चाहिए, इस प्रकार की जो मांग है वो यहाँ पर उठती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर कई सारी पिटीशंस डाली गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल के दिन प्रॉपरली अनाउंसमेंट कर दिया और बता दिया है कि देखो एक नई पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को बनाया जा रहा है। वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे DY चंद्रचूड़ साहब है वो यहाँ पर रहने वाले हैं, उसके हेड, और काफ़ी और जजेस भी यहाँ पर होंगे, जो कि लगभग बोला जा रहा है कि 5 जजेस की ये पूरी जो बेंच है, यानी कि न्यायाधीश की जो पीठ है वो उसका गठन किया जाएगा, उसको यहाँ पर पूरी तरह से बनाया जाएगा और बनाया भी किया जाएगा, बना चुके हैं। तो अब यहाँ पर ये जो बेंच है वो इस पूरे मामले को देखने वाली है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने विवाह समानता याचिकाओं पर जो सुनवाई हो रही थी ना, इसके लिए 5 जजों की जो पीठ है उसका गठन किया है। और वो 5 जज कौन कौन से हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा।
और जो ये जजेस की बेंच बनाई गई है, ये सुनवाई कब से करने लगेगी इस मैटर की, तो 18 अप्रैल से बताया जा रहा है। वैसे आज 16 अप्रैल है, तो 2 दिन बाद से यहाँ पर इसकी सुनवाई करना, इस मैटर की सुनवाई करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर देखेंगे लास्ट में क्या डिसीजन निकल कर आता है, क्या यहाँ पर इसको जो कानूनी मान्यता है वो मिलती है सेम सेक्स मैरिज को या नहीं मिलती है। उन सब चीज़ों के बारे में आगे ही पता चलेगा। उससे पहले कुछ छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस और भी हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे बड़ा सवाल उठता ये है कि अब भारत में भी जो ये समलैंगिक विवाह है यानी कि सेम सेक्स मैरिज है, क्या इसको ये कानूनी मान्यता मिल सकती है। दूसरा, अन्य देश यानी जो बाकी सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये जो सेम सेक्स मैरिज है इससे जुड़े क्या क्या कानून हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ सकता है, भारत में शादी को लेकर क्या क्या नियम देखने को मिलते हैं। चलो आओ इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, दुनिया में अभी के समय पर 33 कंट्रीज़, कितने 33 देश ऐसे हैं जहां पर समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज को लेकर कानूनी मंजूरी मिली हुई है। वहां पर एक लीगल मान्यता वहां पर दी गई है। ज़्यादातर देशों में जो अदालत के फैसले हैं उसी के बाद में सेम सेक्स मैरिज को अधिकार मिला है। जो ये सेम सेक्स पूरा मैरिज है ना, इसको सबसे पहले कौन से देश ने इसको कानूनी मान्यता दी थी, तो ध्यान रखना, नेदरलैंड। तो नेदरलैंड ने यहाँ पर सबसे पहले 2001 में इसको कानूनी मान्यता दी थी। बाकी 2018 में भारत ने भी इस पूरे मैटर को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। कदम क्या उठाया था, 158 साल, कितना, 158 ईयर्स पुराना एक कानून था जो कि सेम सेक्स मैरिज को अपराध मानता था। तो भारत ने 2018 में उस कानून को रद्द कर दिया था। अब जब वो कानून हटाया गया तो उसके बाद से यहाँ पर ये मांग उठने लगी कि सेम सेक्स मैरिज को भी क्या करना चाहिए, एक लीगल मान्यता पूरी तरह से दे देनी चाहिए। फिर उसके बाद आप इंडिया में देखोगे अधिकतर जो लोग हैं ना, वो अपने धार्मिक जो रीति रिवाज है उसी के अनुसार शादियाँ करते हैं। अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग मैरिज एक्ट हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि जो ज़्यादातर जो शादियाँ हो रही है अलग अलग रीजन में, उनके लिए हिंदू मैरिज एक्ट है ना। हिंदू मैरिज एक्ट है जिसमें यहाँ पर हिंदूज़ की शादियाँ हो रही हैं उस एक्ट के माध्यम से। देन उसके बाद में ऐसे यहाँ पर एक मुस्लिम मैरिज एक्ट है जहाँ पर मुसलमानों का निकाह किया जाता है, उसके जो प्रावधान है वो उस मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर कई सारे अलग अलग एक्ट्स आपको नज़र आते हैं। फिर उसके बाद में इन कानूनों में जो ये सेम सेक्स मैरिज है ना, इसका कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं है। और ऐसे में अगर सेम सेक्स मैरिज का कोई शादी वगैरह है, देखो कोई प्रोविज़न इनके बारे में है नहीं, तो ये शादी भी नहीं कर पाते। अगर जैसे तैसे कर भी लेते हैं तो उन्हें संवैधानिक मान्यता नहीं दे पाता है, कोई भी संवैधानिक मान्यता उन्हें मिल ही नहीं पाती है। फिर कानूनी तौर पर भी देखो वो रजिस्टर्ड नहीं करवा पाते हैं, ऐसा भी यहाँ पर देखने को मिला है। तो यही सारी चीज़ें देखते हुए बहुत सारी मांग उठी है कि सेम सेक्स मैरिज को भी एक जो सपोर्ट है वो मिलना चाहिए, और इसके ऊपर भी यहाँ पर जो है एक इसको कानूनी मान्यता देनी चाहिए ताकि लोग यहाँ पर इस प्रकार की मैरिज भी कर सकें। और 33 कंट्रीज़ ऐसा ऑलरेडी कर चुकी है, मैं आपको बता चुका हूँ। पहला देश नेदरलैंड था, उसके अलावा ऑस्ट्रिया, ताइवान, फिर उसके बाद में कोलंबिया, अमेरिका, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, क्यूबा, डेनमार्क, स्वीडन, फिर उसके बाद में साउथ अफ्रीका, माल्टा, फिनलैंड, ब्रिटेन, ऐसे कई सारे कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने यहाँ पर कानूनी मंजूरी यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को दे चुके हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इतना सा इशू है जो कि आपको ध्यान में रखना है। यह सारा डेटा आपको पीडीएफ से मिल जाएगा, पीडीएफ में से आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, now आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में आप लिंक कर पाओगे। छोटा सा टॉपिक है, क्या बात करता है, चाइनीज़ डुअल यूज़ फैसिलिटीज़ इन म्यांमार एंड श्रीलंका रेज सिक्योरिटी कंसर्न्स इन इंडिया। वैसे ये टॉपिक्स ना मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आपको मैंने कोको आइलैंड के बारे में पढ़ाया नहीं पढ़ाया है, धोंद्रा बे के बारे में पढ़ाया है ना। और ये दोनों ही आर्टिकल मैं आपको थंबनेल के बेसिस पर पढ़ा चुका हूँ। तो जो हमारे थंबनेल होते हैं वो जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, जो लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं, उसको मैं थंबनेल पर ही कवर कर देता हूँ, फिर आगे वो जाकर न्यूज़पेपर में डिटेल से कवर होती है। तो ये टॉपिक हम थोड़े दिनों पहले डिस्कस कर चुके हैं और दोनों थंबनेल के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं। मैंने श्रीलंका वाला थंबनेल लगाया था, रडार बना रहा इंडिया। फिर म्यांमार का कोको आइलैंड वाला इशू था, वो यहाँ पर हमने समझा था। चलो अभी यहाँ पर डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। हुआ क्या है कि देखो, चाइना ना अपना जो मिलिट्री बेस है वो बढ़ाता जा रहा है। चाइना का मेजर मकसद है इंडिया को चारों तरफ से घेरना, जो कि आज के समय पर वो कर भी रहा है और उसमें सक्सेसफुल भी धीरे धीरे हो रहा है। और काफ़ी सारी कंट्रीज़ है उनको उसने लोन दे करना वहाँ की जो ज़मीन है उसको अपने कब्ज़े में ले ली है। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पर श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इनकी कई सारी जो ज़मीन है वो आज के समय पर चाइना के कब्ज़े में है। अब चाइना के कब्ज़े में कैसे, लीज पर दे दिया उन देशों ने। जब लोन नहीं चुका पाते वो चाइना का, तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेंगे, ज़मीन उठा के दे देंगे लीज पर। वैसे श्रीलंका के साथ में हुआ है, 99 साल के लिए हम्बनतोटा पोर्ट दे दिया उसे श्रीलंका को। अब श्रीलंका वहाँ पर ऑपरेट कर रहा है
और ये सब ऐसा पाकिस्तान के साथ में कर रहा है, ऐसा श्रीलंका के साथ में कर रहा है चाइना। अब चाइना के हाथ में जब ये पूरी रीजन आ जाता है ना, इस रीजन में कुछ इंपॉर्टेंट जगह आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए ही सिक्योरिटी कंसर्न है। इंडिया के ऊपर चाइना कहीं ना कहीं निगरानी रखने की कोशिश करेगा बार बार, और ऐसा हुआ भी है। ऐसा अभी हम लोगों ने देखा है कि श्रीलंका के अंदर में एक दोंद्रा बे है, वहाँ से लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है कि चाइना वहाँ पे रडार बना रहा है, रडार बेस को वहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहा है। उस रडार बेस से चाइना हम जहाँ से अपने जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं ना, रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं, वहाँ पर निगरानी रख सकता है, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर निगरानी रख सकता है ना। तो ये यहाँ पर जो चाइना है वो करता हुआ नज़र आ रहा है। और इतना ही नहीं, म्यांमार का जो कोको आइलैंड है वहाँ पर भी कुछ डेवलपमेंट्स नज़र आई हैं। सैटेलाइट के माध्यम से कुछ इमेजेस निकल कर आई है, वहाँ से पता ये चला है कि म्यांमार का जो कोको आइलैंड है, वो कोको आइलैंड पर भी चाइना है, और लगातार उस आइलैंड पर क्या कर रहा है, अपना मिलिट्री पर्पज़ से जो एक्टिविटीज़ है उसको बढ़ा रहा है। अब मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। देखो ये थंबनेल 9 अप्रैल को आपको इसके बारे में पढ़ाया गया था, है ना। यहाँ पर इस वाले पिक्चर को मैंने उस समय पर दिखाया था। ये इंडिया के नीचे आपको श्रीलंका नज़र आएगा। श्रीलंका में जो ये रेड कलर का डॉट आपको दिख रहा है ना, ये है डोंड्रा बे। कौन सा बे? डोंड्रा बे। तो यहीं पर डोंड्रा बे पर चाइना क्या कर रहा है, अपना रडार बेस बना रहा है। अब रडार बेस बनाकर करेगा क्या, वो इंडिया की कई सारी पोजीशंस पर निगरानी रख सकता है। जैसे कौन कौन से एरिया पे, यहाँ पर चांदीपुर मिसाइल टेस्ट रेंज पर निगरानी रख सकता है, आंध्र प्रदेश के पोर्ट के ऊपर निगरानी रख सकता है, फिर यहाँ पर ये कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके ऊपर निगरानी रख सकता है, फिर उसके साथ साथ यहाँ पर यह है कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके ऊपर निगरानी रख सकता है। तमिलनाडु का पोर्ट हो गया, केरल पोर्ट हो गया, यहाँ सभी जगह पर अपना जो यहाँ पर आँख है वो गड़ा कर रख सकता है, और जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही है उनको देख सकता है। ठीक है, डेटा यहाँ से कैप्चर कर सकता है बहुत सारा। तो यहाँ पर चाइना के रडार पर ये सारी पोजीशंस होंगी, ऐसा बताया जा रहा है अलग अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से। ठीक है, फिर उसके बाद में ये चाइना कर रहा है ना, इस स्ट्रेटजी को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी बोलते हैं। यूपीएससी पहले 2016 में मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो चाइना क्या कर रहा है ना, आज के समय पर पाकिस्तान का ये जो ग्वादर पोर्ट है, ये ग्वादर पोर्ट, ग्वादर बंदरगाह, ये चाइना के कंट्रोल में है। श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट, अब तो डोंड्रा बे भी है, वो सब चाइना के कंट्रोल में है। मालदीव से कई सारे एरियाज़ में चाइना का इन्वेस्टमेंट है। म्यांमार का यहाँ पर जो कोको आइलैंड है, ठीक है, पास में, वो भी यहाँ पे चाइना के पास में है, मतलब चाइना का उसमें यहाँ पे प्रॉपरली यूज़ कर रहा है। बांग्लादेश का कुछ पोर्ट, बांग्लादेश के अंदर भी चाइना का इन्वेस्टमेंट है। तो इस प्रकार से चाइना इधर 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 और इधर बैठ चुका है, इंडिया के आसपास वो बॉर्डर बना चुका है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी, यानी कि एक मोतियों की माला से यहाँ पर बुनता हुआ नज़र आ रहा है इंडिया के आसपास चाइना। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इसी के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल से लेकर चलते हैं। ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया श्रीलंका का इस वाले इशू के बारे में। फिर उसके बाद में एक और चीज़ डोंड्रा बे के बारे में ध्यान रखना। देखो आपसे ना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है कि डोंड्रा बे कहाँ पर है, तो ध्यान रखना डोंड्रा बे श्रीलंका में है, अभी चर्चा में है, बिल्कुल जस्ट नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ मतारा है, मतारा पे ही आपको डोंड्रा बे नज़र आएगा। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कोको आइलैंड की। अब कोको आइलैंड कहाँ पर है, तो जब आप इंडिया का मैप देखोगे तो इधर यहाँ पर इंडिया है, इधर आपको म्यांमार देखने को मिलेगा, है ना। म्यांमार के जस्ट नीचे आपको ये रेड कलर का डॉट नज़र आ रहा है, यही है कोको आइलैंड। वैसे कोको आइलैंड इंडिया की टेरिटरी थी, बट अभी लंबे समय से म्यांमार के हाथ में आपको ये देखने को मिल जाएगी। ये आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड्स नज़र आ रहे होंगे। अंडमान निकोबार आइलैंड से बस थोड़ी सी दूर, मतलब कह सकते हो 40 या 50 किलोमीटर दूरी पर ही ये जो आइलैंड है कोको आइलैंड वो स्थित है, यानी कि ये अंडमान निकोबार आइलैंड वाली चेन है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा आइलैंड है, ये इंडिया का ही है, जो कि अभी आज के समय पर म्यांमार इसको ऑपरेट कर रहा है। और ऑपरेट क्या कर रहा है, म्यांमार ने इसको चाइना को थमा दिया है, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि चाइना लगातार यहाँ पर मिलिट्री एक्टिविटीज़ को बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, तो कोको आइलैंड कहाँ पर है, ये इधर हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड, और कोको आइलैंड जस्ट इंडिया के बहुत पास में है, और ये इंडिया का ही हिस्सा हुआ करता था, आप ऐसा कह सकते हो। इसको लेकर कई सारी रिपोर्ट्स हैं, बोला जाता है कि हाँ इन प्रधानमंत्री ने ये जो आइलैंड है वो म्यांमार को दे दिया था, ऐसे कई सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जाती हैं, बट वो चीज़ें ना कहीं कहीं पर कन्फर्म दिखाती हैं, कहीं कहीं पर कन्फर्म नहीं दिखाती हैं। तो बट अभी यहाँ पर आप ऐसा ध्यान में रख सकते हो कि अभी जो है म्यांमार के कंट्रोल में आइलैंड नज़र आता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, चलो आगे आते हैं। फिर उसके बाद में हुआ क्या है, कोको आइलैंड पे ना कुछ चीज़ें देखी गई हैं, मैं आपको बताता हूँ। सैटेलाइट के थ्रू से कुछ इमेजेस निकाली गई हैं। कोको आइलैंड 2006 में कुछ ऐसा नज़र आता था, छोटा सा आइलैंड है, 2006 में कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता था, बिल्कुल साफ था, कोई एक्टिविटी नहीं थी। 2020 में आप देखो कैसा नज़र आ रहा है।
2020 में छोटे छोटे सेटलमेंट्स बन चुके हैं और यहाँ पर आप लोग एक देख पा रहे होंगे रास्ता बना हुआ है बहुत लंबा सा, है ना। फिर उसके बाद में और भी बहुत सारे इस एरिया के आसपास ना छोटे छोटे डेवलपमेंट्स हुए हुए हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। एक इमेज हमारे पास में जूम इमेज है, वो जूम वाली इमेज मैं लेकर नहीं आया हूँ, मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वो टेलीग्राम पर आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि जो चाइना का ये मिलिट्री एक्टिविटीज़ है ना, वो लगातार यहाँ पर इंक्रीज़ हो चुकी हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, चाइना यहाँ पर भी आकर बैठ रहा है, यहाँ पर भी आके बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया के लिए ऑब्वियस सी बात है, चाइना एक बहुत बड़ा चिंता बनकर आएगा, चाइना बहुत बड़ा कंसर्न बनकर आएगा, क्योंकि ऊपर बॉर्डर पर तो बहुत सारे विवाद हैं ही हमारे, फिर इधर से भी यहाँ पर जो चाइना है वो परेशान करने लगेगा, ठीक है। वो इश्यूज़ यहाँ पे हम लोग को नज़र आते हैं। तो कोको आइलैंड के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग बता दोगे, उसके बाद में डोंडरा भी वगैरह कहाँ पर है वो आप लोग बता देना, लोकेशन वाइज क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, ठीक है। बाकी पूरा आर्टिकल का एनालिसिस क्या था वो हमने समझ लिया है। आगे आते हैं। एक बात बताऊं तो आज मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस लाने वाला नहीं था, थोड़ा सा काम में फंस गया था और आर्टिकल भी कुछ भी काम के नहीं थे, बस ऐसे यहाँ पर एक दो आर्टिकल और हैं और ज़्यादा कुछ काम का था नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा यार चलो कोई बात नहीं, सुबह वाले वीडियो में कभी कभी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। वैसे आज संडे है, संडे में सुबह वाला वीडियो नहीं आता है, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं, जो कंसिस्टेंसी वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। चलो फिर कोई बात नहीं, आपकी भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। अभी जो आर्टिकल ये बात करता है फिशरमैन डिस्प्यूट के बारे में। आपको एक समय था जब मैंने फिशरमैन डिस्प्यूट इतना पढ़ाया कि लोग परेशान हो गए थे, सर बस अब फिशरमैन डिस्प्यूट नहीं। तो वो जो फिशरमैन डिस्प्यूट था वो ऐसे श्रीलंका के साथ में था, पिछले साल बहुत चर्चा में था, पिछले साल जनवरी के समय में बहुत चर्चा में था, इवन 1 जनवरी का थंबनेल भी वही है। श्रीलंका के साथ में मछुआरों को लेकर जो विवाद है वो काफ़ी बड़ा है और वैसा ही विवाद सेम टू सेम पाकिस्तान के साथ में भी है। तो अभी क्या है कि बहुत सारे जो मछुआरे इंडिया की जेल में बंद हैं, अब वो कौन से मछुआरे, वो पाकिस्तान के मछुआरे इंडिया की जेल में बंद हैं, और इंडिया के बहुत सारे मछुआरे पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। क्यों? क्योंकि जब वो फिशिंग करने जाते हैं ना, तो जो समुद्र वाला हिस्सा है ना, वो क्या करते हैं, इंडिया के जो फिशरमैन हैं वो पाकिस्तान वाली टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं, पाकिस्तानी मछुआरे इंडिया की टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं मछली पकड़ते पकड़ते। तो इधर से इंडिया उनको अरेस्ट कर लेता है और उधर से यहाँ पर पाकिस्तान उनको अरेस्ट कर लेता है। तो बोला जा रहा है ऐसे कई सारे मछुआरे हैं, 700 से ज़्यादा मछुआरे हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया बातचीत कर रहे हैं कि सभी को छोड़ दिया जाए, है ना, सभी को रिलीज़ कर दे, इंडिया इधर से छोड़ देगा, पाकिस्तान उधर से छोड़ दे, है ना। तो इसके ऊपर यहाँ पर मेन फोकस किया जा रहा है कि भाई सभी को रिलीज़ कर दिया, क्योंकि उनका पूरा परिवार है और वो परिवार पूरा परेशान हो रहा है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर पूरी तरह से डिपेंडेंट थे एक पर्सन के ऊपर में, और वो पर्सन भी अपनी इनकम को जनरेट कर रहा था मछली पकड़ कर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके परिवार को एक रिलीफ मिलेगा, ऐसी यहाँ पर मांग की जा रही है। तो जो ये फिशिंग कम्युनिटी आउटफिट है इंडिया के अंदर में और पाकिस्तान के अंदर में, दोनों ही आउटफिट ने क्या बोला है, प्राइम मिनिस्टर से, दोनों ही देशों के प्राइम मिनिस्टर से थोड़ा सा यहाँ पर रिक्वेस्ट करके मेंशन किया, उनके ऊपर जोर दिया है कि आप जल्द से जल्द एक काम ये करो कि जो 750 के आसपास फिशरमैन हैं जो दोनों देशों के अंदर में जेल में बंद हैं, उन सभी को रिलीज़ कर दिया जाए। इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान के फिशरमैन हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाए, पाकिस्तान में जो इंडिया के फिशरमैन हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाए, ठीक है। ऐसी यहाँ पर मांग की जा रही है इन कम्युनिटी लीडर्स के साथ में। बोला ये जा रहा है कि 4 इंडियन फिशरमैन जो हैं उनकी मृत्यु भी हो चुकी है पाकिस्तान के जेल में, पिछले साल ऐसा देखने को मिला था, ठीक है। और इससे यहाँ पे कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी अगर ऐसे इंसिडेंसेस आगे और देखने को मिलेंगे, अगर जेल में इन मछुआरों की मृत्यु होती चली जाएगी तो, ठीक है। तो ऐसा ना होने दिया जाए, क्योंकि उनके जो परिवार हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी की कंडीशन में आ चुके हैं, वहाँ पे उनके जो गरीबी है और ज़्यादा बुरी कंडीशन पर पहुँच चुकी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो जो व्यक्ति है, उनको एकलौता व्यक्ति था सपोर्ट करने वाला, तो उनको रिलीज़ कर देना चाहिए। बोला यह जा रहा है कि लगभग 666 इंडियन फिशरमैन हैं जो अभी पाकिस्तान की जेल में हैं। तो आप ये नंबर देख रहे हो, जितने 750 मछुआरों को छोड़ने की जो बात की जा रही है ना, उसमें से 666, आधे से भी कई गुना ज़्यादा केवल और केवल यहाँ पर इंडिया के मछुआरे जो पाकिस्तान पकड़ चुका है। इंडिया ने फिर भी काफ़ी कम यहाँ पे पाकिस्तानी फिशरमैन्स को पकड़ा है, जेल में डाला है। उसके पीछे का रीज़न है, रीज़न क्या है मैंने आपको पढ़ाया भी था एक आर्टिकल। इंडिया ना कोशिश करता है एक बार वार्निंग देने की, हम लोग एक वार्निंग शॉट डाउन करते हैं, वार्निंग शॉट डाउन करने से क्या होता है कि वो जो मछुआरा है वो वापस से पीछे जा सकता है। लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान क्या करते हैं, ये तुरंत ही यहाँ पर उन मछुआरों को पकड़ लेते हैं बिना कोई वार्निंग शॉट दिए, ठीक है। तो ये इशू यहाँ पर ज़रूर से देखने को मिला है, इस इशू के ऊपर बातचीत होनी चाहिए। पिछले साल हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, मुझे याद आ रहा है, ठीक है, ऐसा एक आर्टिकल मेंशन किया गया था। तब हुआ क्या कि 666 इंडियन फिशरमैन है जो पाकिस्तान की जेल में है, जिसमें से 559 गुजरात से हैं, उसके बाद में 46 यूनियन टेरिटरी ऑफ दीव से हैं,
फिर उसके बाद में 30 महाराष्ट्र से हैं, फिर 23 उत्तर प्रदेश से, ऐसे कई सारे यहाँ पर अलग अलग जगह से ये फिशरमैन निकल कर आते हैं। तो ये जो लेटर्स हैं अभी दोनों ही प्रधानमंत्रियों को लिखा गया है, इंडिया और पाकिस्तान के, कि भाई ऐसा कुछ काम किया जाए, इससे यहाँ पर एक शांति मेंटेन हो जाएगी, फिशरमैन के फैमिलीज़ को यहाँ पर एक सपोर्ट मिल जाएगा, ये यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। बाद में फिर वही चीज़ आगे रिपीट कर दी गई है, तो इस चीज़ को आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। बोला ये जा रहा है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बातचीत करने के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो रही है जगह जगह पे, पाकिस्तान में लाहौर के अंदर भी मीटिंग हो रही है ना, कि यहाँ पर किस प्रकार से हम लोग इन मछुआरों को इंडिया से छुड़ा पाएँ। सवाल तो यही आ रहा होगा दिमाग में कि आखिरकार फिर भी कैसे पकड़े गए मछुआरे। देखो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है, ऊपर आप इंडिया का मैप देख रहे होंगे, ठीक है, ये बस खाली बहुत जूम वाला मैप लिया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर ये तमिलनाडु है, इस प्रकार से आप ड्रॉ करोगे मैप तो ये पूरा ऊपर से इंडिया का मैप आप ड्रॉ कर सकते हो। नीचे श्रीलंका है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में आप देख पाओगे पाक स्ट्रेट, ये देखने को मिल जाएगा। यहीं पर जो मछुआरे हैं ना, वो इधर से तमिलनाडु के काफ़ी सारे फिशरमैन हैं जो मछली पकड़ते पकड़ते क्या करते हैं, ये इंटरनेशनल बाउंड्री जो है क्रॉस करके श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर में एंटर कर जाते हैं। श्रीलंका की जो कोस्ट गार्ड है वो इधर से इनको अरेस्ट कर लेती है। काफ़ी बार श्रीलंका के मछुआरे इधर पहुंच जाते हैं, इंडिया उनको अरेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस है वो चलती रहती हैं। बात क्लियर हो गई। ठीक है, ऐसा ये कंडीशन मैंने आपको इंडिया और श्रीलंका की बताई है। बिल्कुल सिमिलर कंडीशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलती है इस वाले रीजन में। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख पाओगे इनविजिबल बॉर्डर है, जिस बॉर्डर के तहत यहाँ पे जो मछुआरे हैं वो मछली पकड़ते पकड़ते पाकिस्तान की टेरिटरी में एंटर करते हैं। जैसे ही पाकिस्तान के टेरिटरी में एंटर करेंगे पाकिस्तान उनको पकड़ लेगा, या पाकिस्तान के इंडिया की टेरिटरी में एंटर करेंगे तो इंडिया यहाँ पर उनको पकड़ लेगा। तो यही इशू जो है दोनों के बीच में जो है चलता रहता है। तो काफ़ी सारे लोग पकड़े गए जिनको रिलीज़ करने की मांग की जा रही है। क्लियर हो गया। उसके बाद में वर्ल्ड पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। अभी क्या हुआ है, जापान के प्रधानमंत्री जो नए वाले प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा, इनके ऊपर में अभी एक स्मोक बॉम्ब से अटैक किया गया है। ठीक है, स्मोक बॉम्ब से। अब हुआ क्या है, आपने देखा कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जापान के शिंजो एबे साहब, उनकी भी यहाँ पर ऐसी मृत्यु हुई थी, उनके ऊपर अटैक किया गया था। तो ये जो इशू है जापान के अंदर बढ़ता जा रहा है। ये न्यूज़ कल बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, तो इसी के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। कल ये थोड़ा सा ट्रेंड भी कर रहा था टॉपिक इंडिया के अंदर में, जापान पीएम करके। तो जापान के पीएम के ऊपर यहाँ पर एक ऐसा अटैक देखने को मिला है जिसको लेकर ये चर्चा हो रही थी। बट सब कुछ बढ़िया है, मतलब सब ठीक हैं। जापान के प्रधानमंत्री को भी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, वो भी यहाँ पर उनकी हेल्थ वगैरह सब ठीक है। नाउ एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। क्या मेंशन किया जा रहा है, जल्दी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है ना, उनको यहाँ पर लेकर आया जाएगा ताकि जो हैंड वोवन साड़ीज़ हैं उसको यहाँ पर बेचा जा सके। क्या बोला जा रहा है, मैं आपको थोड़ा डिटेल से लेकर चलता हूँ। हुआ क्या है कि एक कैंपेन है, जिस कैंपेन का नाम है माई हैंडलूम माई प्राइड। ठीक है, एंड माई साड़ी माई प्राइड करके यहाँ पर कुछ कैंपेन्स आपको नज़र आएंगे। तो यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने इन कैंपेन्स को सपोर्ट करते हुए डिसाइड किया है कि हम एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे। उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्या होगा, जो ये साड़ी बनाने वाले यहाँ पर इनकी बुनाई कढ़ाई करने वाले जो यहाँ पर ये कलाकार हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली सेल कर सकते हैं कस्टमर्स के पास में। तो ऑनलाइन उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो साड़ी बनाकर डायरेक्टली कस्टमर्स को वो सेल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, देखो बहुत सारे फ़ायदे होंगे, मार्केटिंग होगी, डायरेक्टली उनको कस्टमर्स का एक्सेस मिलेगा, वो यहाँ पर बोला जा रहा है। और इंडिया कहीं ना कहीं साड़ी के मामले में काफ़ी आगे निकल ही चुका है। हमारी मिनिस्ट्री ने प्लान ये भी किया है कि हम क्या करेंगे, माई साड़ी माई प्राइड करके कुछ एग्जीबिशंस जो अलग अलग जगह पर जैसा मेला होता है ना, उस प्रकार के यहाँ पर एग्जीबिशंस लगाए जाएंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स के अंदर में, हमारे देश के छोटे छोटे शहरों में, जहाँ पर साड़ीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को दी जाने वाली है। माई हैंडलूम माई प्राइड करके जो ये कैंपेन है ना, इस कैंपेन को यहाँ पर बहुत लंबे समय से चलाया जा रहा है। और इंडिया के अंदर में जो ट्रेडिशन है साड़ी का, वो बहुत पुराना ट्रेडिशन है ना। यहाँ पर आप देख पाओगे हाथ से बुनाई वाली साड़ियाँ भी नज़र आती हैं। इंडिया में जो ये साड़ी की वैरायटीज़ हैं, वो बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो एक एग्जीबिशन पहले भी हो चुका है और आने वाले समय पर भी प्लानिंग की जा रही है। बहुत सारे एग्जीबिशन हम अपने देश भर में करेंगे। ठीक है, अलग अलग जगह पर इस प्रकार के एग्जीबिशन करेंगे, जहां पर साड़ी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक दी जाएगी। उसके साथ साथ मेंशन किया गया इस मिनिस्ट्री, इस मंत्रालय के थ्रू, यानी जो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है इनके थ्रू, कि हम लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना कर देंगे लोगों को, जहां पर हम आशा करते हैं कि जो ये साड़ी बनाने वाले लोग हैं, जो ये आर्टिस्ट्स हैं, वो डायरेक्टली कस्टमर्स को एक्सेस कर पाएंगे, अपनी साड़ी को डायरेक्टली कस्टमर्स तक हम बेच पाएंगे। फिर एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, केदारनाथ की बात की जा रही है। तो केदारनाथ के अंदर में जो रुद्र मेडिटेशन केव है, जहाँ पर बैठ के लोग मेडिटेट करते हैं,
तो यहाँ पर जो टूरिज़्म है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आया है कोविड के बाद में। कोविड के बाद में यहाँ पर टूरिज़्म इस प्रकार का नहीं देखने को मिला था, बट अब थोड़ा देखने को मिला है। जब केदारनाथ जाते हैं तो केदारनाथ से थोड़ा सा और दूर जाकर ये जो रुद्र मेडिटेशन केव है, ये जो गुफा है वो पड़ती है, जहाँ पर हमारे पीएम मोदी ने भी बैठकर जो मेडिटेशन है वो किया था। वो पिक्चर्स आपने देखी होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में पीएम मेडिटेशन केव के नाम से भी यहाँ पर इस केव को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 2019 में 17 घंटे जो है इस पूरे पर्टिकुलर रीजन को जो है विजिट किया था। जब उत्तराखंड विजिट करे थे ना, तो 17 घंटे यहाँ पर अपने स्पेंड करे थे, 17 घंटे यहाँ पर बिताए थे, बोला ये जा रहा है। फिर उसके बाद में कोविड आया। कोविड के बाद में यहाँ पे कोई भी नहीं जा रहा था, टूरिज़्म यहाँ पे बढ़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा था, बट अब यहाँ पे टूरिज़्म वापस से इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है। 75% बुकिंग यहाँ पर मई के महीने में देखने को मिली है, 65% यहाँ पर जून के महीने की बुकिंग देखने को मिली है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और अंदाज़ा है कि अब की बार और भी ज़्यादा बुकिंग होने वाली है इस रुद्र मेडिटेशन केव की। फिर बिजनेस पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल है। यहाँ पर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट है कि क्रिप्टो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उन पर एक इमीडिएटली अटेंशन की आवश्यकता है, उसके ऊपर थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पर इन्होंने बोला है। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में चर्चा की गई है। अच्छा, ये कहाँ पर बात हुई है? तो आपको पता होगा अभी ना जो G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर हैं, यानी जो G20 कंट्रीज़ हैं उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सभी 20 देशों के, और उनके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नर्स, जैसे कि अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हो गई, और सेंट्रल बैंक के गवर्नर यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास जी। तो ऐसे यहाँ पर G20 यानी कि इन बाकी सारे देश के भी ये दोनों लोग, इन सब के बीच में एक मीटिंग चल रही है। तो उस मीटिंग के दौरान यहाँ पर फोकस किया गया, हमारे एफएम ने यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि देखो क्रिप्टो रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है जिसको रेगुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, और आज के समय पर क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं किया गया है। क्रिप्टो करेंसी समझते हो ना, जैसे आप कह सकते हो आपकी डिजिटल करेंसी है ना, उसी प्रकार की यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी नज़र आती है। अब क्रिप्टो करेंसी बनती कैसे है? जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ये सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी, आजकल लोग यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होता भी रहता है। इसको बनाया जाता है माइनिंग करके, यानी कंप्यूटर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग की जाती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंप्यूटर्स कह सकते हो कि कंज्यूम करते हैं। उसके बाद में बहुत हाई प्रोग्रामिंग्स के बाद में लगातार कंप्यूटर्स चलने के बाद में जो है एक जो है बिटकॉइन मिलता है। तो माइनिंग करने के बाद में जो है इस प्रकार से ये क्रिप्टो करेंसी बनती है। और आजकल तो ऐसा हो रहा है, लोगों ने घर में ही कंप्यूटर्स सेटअप कर रखे हैं और घर के अंदर ही यहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि इस प्रकार की जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन वगैरह है, उनको घर के अंदर ही बैठकर बनाया जा सके प्रोग्रामिंग करके। ऐसे कई सारे इंसिडेंसेस देखने को मिले। हमने एडिटोरियल डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा होगा, जहाँ पे राइटर ने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए कि लोग जो है आजकल इस प्रकार की चीज़ों को करने लगे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी समझ गए, ठीक है, कैसे यहाँ पर बनाते हैं। माइनिंग करने के बाद में, ऑनलाइन माइनिंग करने के बाद में हम लोग को इस प्रकार से जो है ये कॉइन्स मिलते हैं और बिटकॉइन वगैरह मिलते हैं, इस प्रकार की क्रिप्टो करेंसी होती है। और सबसे बड़ा सवाल पता ये है कि क्रिप्टो करेंसी को कौन रेगुलेट कर रहा है, इसके ऊपर कौन है। जैसे आज के समय पर इंडिया में सभी बैंक्स हैं ना, उन बैंकर्स ऑफ द बैंक हम लोग जिसको बोलते हैं, यानी कि सभी बैंकों का जो बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सभी बैंकों को कंट्रोल कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ गाइडलाइंस लेकर आएगा तो सभी बैंक यहाँ पर उसको फॉलो करते हैं। बट ऐसा क्रिप्टो करेंसी के साथ में नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को कोई भी कंट्री जो है वो, कोई भी बैंक जो है या फिर रेगुलेट नहीं कर रहा, आप ऐसा कह सकते हो। और पिछले कुछ समय पे पता है इंडिया ने क्या कोशिश की है, क्रिप्टो को बैन करने की कोशिश की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो बोल भी दिया था कि क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, बट सुप्रीम कोर्ट बीच में आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो इसको बैन करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। बट चाइना, रशिया जैसे और भी कई कंट्रीज है जो कि क्रिप्टो को बैन कर चुके हैं, उनका कहना यह है कि इस प्रकार की करेंसी हम खुद अपने देश में डेवलप कर लेंगे, खुद अपने देश में बना लेंगे, हमें ये क्रिप्टो करेंसी नहीं चाहिए। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के बारे में चर्चा कर रहा था तो बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी आरबीआई की भी। और आरबीआई ऐसा क्यों कह रहा था? देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये देख रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को अगर ज़्यादा महत्व मिलेगा तो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और आजकल तो कुछ ऐसे कंट्रीज़ हो चुके हैं जिन्होंने अपनी क्रिप्टो करेंसी को एज अ ऑफिशियल करेंसी अडॉप्ट भी कर लिया है। एल सल्वाडोर का आपने नाम सुना होगा, उनने क्रिप्टो करेंसी को अपना भी लिया है। क्रिप्टो करेंसी में ही सारा काम चल रहा है, आप आराम से पेमेंट सारा काम कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। एक अपनी नेशनल करेंसी के तौर पर अडॉप्ट भी कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग, ठीक है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसा करती हुई नज़र आ रही हैं। अब होता यहाँ पर यह है कि क्रिप्टो करेंसी को जब ज़्यादा वैल्यू मिलने लगेगी, लोग क्रिप्टो करेंसी में ही ट्रेड करने लगेंगे, क्रिप्टो करेंसीज़ में ही यहाँ पर सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है,
तो इससे क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रोल है वो खत्म हो जाएगा। कहोगे ऐसा कैसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला था कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में कोई रेगुलेशन नहीं है, ना आरबीआई उसको रेगुलेट करता है, ना कोई और दूसरी बॉडी उसको रेगुलेट करती है, वो फ्रीली यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो इसी चक्कर में कई सारे लोग ना सोचते हैं इसमें रिस्क बहुत है, इस चक्कर में इन्वेस्टमेंट वगैरह भी नहीं करते हैं, बट काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके बहुत कमाया भी है। लेकिन ऐसा नहीं है, कमाया भी, बहुत सारे लोग डूबे भी हैं, बहुत इसका ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है। जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में ऊपर नीचे होता है, बट वहाँ पे इतना इतना ज़्यादा ऊपर नीचे ऊंच नीच नहीं देखने को मिलता जितना यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फोकस था कि देखो कहीं ना कहीं ये जो है ना हमारा कंट्रोल ख़त्म कर देगा, तो इस चक्कर में यहाँ पर आरबीआई ने उसको बैन करने के बारे में बोला था। अब वही टॉपिक यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, देखो बैकग्राउंड इसलिए समझाया ताकि आप करंट इशू को समझ सको, वही टॉपिक यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर भी स्टार्ट करती हैं और इस टॉपिक के बारे में इन्होंने चर्चा की है कि देखो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में देखो आज के समय पर ज़्यादातर लोग जानने लगे हैं या जान रहे हैं, तो इसको रेगुलेट करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। और बाकी सारे जो G20 के मेंबर्स हैं ये भी बैठकर यहाँ पर बोलते हैं कि बिल्कुल हमारे पास में एक कह सकते हो कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी होनी चाहिए क्रिप्टो एसेट्स को लेकर, क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो इनका ये मेन फोकस ये है कि क्रिप्टो के ऊपर थोड़ा मेन फोकस दिया जाए, अच्छा अटेंशन दिया जाए, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि इनकी इकोनॉमी को क्रिप्टो एसेट्स की वजह से कोई भी नुकसान पहुंचे। ठीक है, बात क्लियर होगी, आगे आते हैं। फिर उसके बाद में आज देखो संडे है, संडे में ना हमारे जो न्यूज़पेपर में फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन का पेज आता था, बट वो आज पेज ना वो भी नहीं आया है। तो साइंस एंड टेक में यहाँ पर आप देखोगे कुछ कोविड वगैरह को लेकर आर्टिकल कवर करे गए हैं, ये कोरोना वगैरह के आर्टिकल आप छोड़ सकते हो, इसमें अब कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं बची है। काम का जो एक आर्टिकल है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है और यूनिक सा आर्टिकल है, वो ये है, यहाँ पर बात की जा रही है मैग्नेटो रेजिस्टेंस के बारे में। मैग्नेटो रेजिस्टेंस जो है एक नया सा कॉन्सेप्ट न्यूज़ में आ चुका है, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि मैग्नेटो रेजिस्टेंस क्या है, प्लस ये क्यों न्यूज़ में है। तो न्यूज़ में इसलिए क्योंकि हाल ही में यूके के जो रिसर्चर्स हैं, है ना, उन रिसर्चर्स को लीड करने वाले एक व्यक्ति हैं नोबेल लॉरेट, जिनका नाम है एंड्रे गेम। तो उन व्यक्ति ने अभी यहाँ पर एक चीज़ फाउंड की है ग्राफीन के अंदर में। तो ग्राफीन जो है ना, ग्राफीन नामक जो एक मेटल है उसके अंदर में कुछ चीज़ पाई गई हैं। क्या देखने को मिला है, मैग्नेटो रेजिस्टेंस। अब ग्राफीन में ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखने को मिली, ये अपने आप में इसकी एक यूनिक सी विशेषता है जो कि मैग्नेटो रेजिस्टेंस है। यानी ग्राफीन को अगर आप रूम टेम्परेचर पर रखते हो, यानी कमरे का जो तापमान होता है नॉर्मल, उस पर रखा जाए, तो इसमें कहीं ना कहीं मैग्नेटो रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है। अब मैग्नेटो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स इन एडजस्टेंट मटेरियल्स। आपने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में सुना है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो वह है फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लो एक वायर है, वायर में यहाँ पर क्या पता चलेगा, वायर में यहाँ पे आप कह सकते हो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे, जब इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली यहाँ पर फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपरली फ्लो होंगे तो क्या होगा, वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे मटेरियल कहलाएगा। और बीच में यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, ऐसा होता भी है, रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो यहाँ पर वो जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाएंगे, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बेसिकली यहाँ पर एक मेजर कह सकते हो ऑफ द ओपोजिशन टू द करंट फ्लो। कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, उसमें यहाँ पर बीच में जो इलेक्ट्रिकल चार्ज का फ्लो है ना, उसको यहाँ पर थोड़ा सा उसका जो रेट है, जिस तरीके से वो फ्लो हो रहा है उसके ऊपर रोक लगाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना, कंडक्टर से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव कर रहे हैं, तो कभी यहाँ पर वो एटम के साथ में टकराते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में टकराते हैं, या कुछ मेटल के अंदर में कुछ जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, गंदगी है, उनके साथ में टकराते हैं। तो इस कोलिशंस की वजह से एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, यानी कि वो जो फ्री फ्लो है वो बेसिकली यहाँ पर इतना ज़्यादा फ्री नहीं हो पाता, वो आप यहाँ पर कह सकते हो। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिखाना, इस प्रकार का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी मटेरियल के अंदर में, जैसे ग्राफीन है, ग्राफीन के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो नज़र आता है। इसी को हम लोग यहाँ पर मैग्नेटो रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड आपने पहले भी पढ़ रखा है, जैसे कि कोई मैग्नेट है, कोई चुंबक है, उसके आसपास का जो रीजन है, ठीक है, आप उसके आसपास का जो रीजन है, आप दो चुंबक पास में लेकर आ रहे हो, उसके आसपास का जो इनविजिबल रीजन है ना, दो चुंबक पास में लेकर आ रहे हो, दोनों चिपक जा रही हैं। आप अपोजिट रख रहे हो तो दोनों दूर भाग रही हैं।
है ना। तो ये जो है ये बेसिकली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन कहलाता है। तो मैग्नेट का एक आसपास का रीजन या इलेक्ट्रिक करंट या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका जिसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्सेस ऑब्जर्वेबल हो, मैग्नेटिक फोर्सेस को देखा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेट के आसपास का रीजन, उसके आसपास का इलेक्ट्रिक करंट या उसके आसपास की चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिसमें यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है उसको यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा सके। आपने इस प्रकार से स्ट्रक्चर भी देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, है ना, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है ना, कई बार आपने पढ़ा है। और इस मैग्नेटिक फील्ड का कई सारी जगह पर यूज़ होता है, आपको पता होगा। आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है उसके अंदर में, खासकर जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रो मैकेनिक्स हो गई, उसके अंदर में ज़्यादातर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। जो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं उनका यूज़ इलेक्ट्रिक मोटर्स में, जनरेटर्स में भी हो रहा है। ठीक है, तो बात क्लियर हुई। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नज़र आना, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखना किसी पर्टिकुलर मटेरियल में, तो यहाँ पर क्या होता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल रहा हूँ, मैग्नेटो रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब मैग्नेटो रेजिस्टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव्स के अंदर में, रैम के अंदर में, जो कंप्यूटर्स में आपका रैम होता है ना, फिर उसके बाद बायो सेंसर्स, ऑटोमेटिव सेंसर्स, उसके बाद मेडिकल इमेजर्स हो गए, तो इन सब चीज़ों के अंदर में यूज़ हो रहा है। माइक्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम्स हो गए, तो इन सब चीज़ों में यहाँ पर इस मैग्नेटो रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है। लेकिन बात यह है कि ग्राफीन में सबसे पहली बार ये मैग्नेटो रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है ग्राफीन के बारे में, तो ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन यहाँ पर देखो, कार्बन एटम्स का एक पूरा पैक्ड इस प्रकार का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पर जैसा आप ऊपर ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे, तो कार्बन एटम्स का यहाँ पर क्लोजली पैक इस प्रकार का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। और ये कैसे बनता है? ग्रेफाइट से बनता है। तो ठीक है ना, ग्राफीन क्या है? ग्राफीन बेसिकली एक सिंगल लेयर देखने को मिलती है एटम्स की, जो कि हेक्सागोनल वाले स्ट्रक्चर में अरेंज हुई होती है। इसका जो नेम है वो ग्रेफाइट से ही लिया गया है, ग्राफीन का। तो आपसे यहाँ पर ये सवाल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है ग्रेफाइट का, बहुत पतला सा, मतलब बहुत पतला सा इलेक्ट्रिकली थर्मली कंडक्टिव मटेरियल बोला जाता है पूरे दुनिया का। ठीक है, तो वर्ल्ड के अंदर में एक थिनेस्ट मोस्ट इलेक्ट्रिकली और थर्मली कंडक्टिव मटेरियल यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर मान लो कोई स्टील है, उससे भी यहाँ पर 200 गुना ज़्यादा मजबूत यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी इस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस वजह से इस मटेरियल को एक वंडर मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। वंडर मटेरियल क्यों? क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल देखने को मिल जाता है हमारे मेडिकल वर्ल्ड में, एनर्जी वर्ल्ड के अंदर में। तो इस वजह से यहाँ पर इसको वंडर मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। तो इसी ग्राफीन के अंदर में क्या नज़र आया? मैग्नेटो रेजिस्टेंस नज़र आया। मैग्नेटो रेजिस्टेंस क्या होता है वो आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया ना। दोस्तों, ये था आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन। बस खाली यहाँ पर आज के लिए इतनी ही काम की चीज़ें हैं। अब फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन का आंसर को देखते हैं। ठीक है, तो आपसे 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए थे, बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है एक बिल है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एक बिल है ऐसा जो कि यहाँ पर संविधान में कोई संशोधन कर रहा है। तो क्या उस बिल के लिए क्या एक प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है हमारे प्रेसिडेंट का? राष्ट्रपति क्या उस बिल के लिए, उस बिल को लाने से पहले यहाँ पर एक रिकमेंडेशन देते तब वो बिल लेकर आया जाता है? ऐसा कहीं आपने संविधान में पढ़ा है क्या? कहीं भी पढ़ा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रेसिडेंट के किसी प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है किसी इस अमेंडमेंट बिल के लिए। तो प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होता है। पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। दूसरा स्टेटमेंट देखो, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को हम प्रेसिडेंट के पास में प्रेजेंट करते हैं, राष्ट्रपति के पास में भेजते हैं, तो क्या ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वो उस बिल को अपना अप्रूवल दें, एसेंट दें? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ा भी है। देखो, जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है जो कि संविधान में कोई संशोधन कर रहा है, उसको आप प्रेसिडेंट के पास में प्रेजेंट करते हो, तो ये प्रेसिडेंट का जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर उसको एक अप्रूवल देंगे, अपनी हाँ भरेंगे, उस बिल को लेकर साइन करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, क्या एक जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इसको लोकसभा और राज्यसभा क्या दोनों के थ्रू पास होना पड़ता है एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ में? और क्या यहाँ पे कोई जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है कि अगर यहाँ पर सपोज़ अगर जॉइंट सिटिंग होनी हो दोनों हाउसेस की, तो वो बैठकर इस पर कोई काम कर सके? तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो हमारे सही देखने को मिलेंगे। पहला स्टेटमेंट गलत है,
तो नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अच्छा एक मिनट, पहला स्टेटमेंट गलत है ना, तो पहला स्टेटमेंट गलत है तो आप यहाँ पे अगर आपके सामने क्वेश्चन होता तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, क्योंकि जो 1 नंबर है वो ए में भी है, सी में भी है, डी में भी है, तो तीनों खत्म हो गए, बी वाला बचा सेकंड एंड 3। तो सेकंड और थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो एक्सप्लेनेशन इसका आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, एक मिनिस्टर के थ्रू या एक प्राइवेट मेंबर के थ्रू यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट की कोई भी प्रायर परमिशन नहीं चाहिए होती है, कोई परमिशन पहले नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, इस वजह से स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2 हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पे जो 24th अमेंडमेंट हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, उसने आर्टिकल 368 को अमेंड किया, कुछ चेंजेस करे और यहाँ पर बताया पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो यहाँ पर संविधान को लेकर कोई भी जो प्रोविज़न है उसके अंदर में चेंजेस कर सकता है, और जो अमेंडमेंट होगा उसको लेकर जो हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होंगे वो अपना एसेंट देंगे, यानी कि वो यहाँ पर अपना लास्ट में अप्रूवल देंगे। तो स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 3 भी सही है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, भारतीय संविधान के अंदर में यहाँ पे अगर आप लोग कोई अमेंडमेंट करते हो, कोई ये कॉन्स्टिट्यूशन बिल है, तो ये इसमें दोनों हाउसेस का रोल है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस, राज्यसभा लोकसभा दोनों का रोल देखने को मिलेगा। दोनों की यहाँ पर 2/3 की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी, और अगर मान लो कोई डिसएग्रीमेंट हो गया है दोनों के बीच में कोई इशू हो गया है, तो यहाँ पर साथ में बैठकर कोई जॉइंट सेशन का प्रोविज़न भी नहीं है इसके पीछे, तो ध्यान रखना है। इस वजह से यहाँ पर हमारा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है। तो ये था आज का पूरा इशू। आई होप गाइज आपको यहाँ पर क्लैरिटी आज के न्यूज़पेपर से मिल चुकी होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।